नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच चंदा चोरी के मामले को लेकर के कुछ नए खुलासे, कुछ अंदर की बातें और कुछ दो गिरोहों के बीच की डील के बारे में आपको बताने के लिए। मेरे दोस्त, इस समय अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ईरान ने साबित कर दिया है कि उसमें विश्व गुरु बनने की कुवत है। नंबर एक, दुनिया का नंबर एक बनने की कुवत है, क्योंकि वहां के लोगों में एकता है, वहां के नेताओं में समर्पण है, देश के प्रति प्रेम और भाव है, जो कम से कम हमारे यहां तो नहीं दिख रहा है। आते हैं मेरे दोस्त देश की बात पे। कॉकरोच अपने मुद्दे को लेकर के अनशन पर उतर गए हैं और अनशन कर रहे हैं। शायद 10-11 दिन हो भी गया अनशन करते हुए, आप देख रहे हैं। और मैंने पहले दिन, जब महीने भर पहले इन्होंने कॉकरोच की शुरुआत हुई थी, कॉकरोच जनता पार्टी की, और ये जंतर मंतर पर आए थे, प्रदर्शन करना शुरू किए थे, तब से मैंने शुरू से ही यह कहा कि कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का वर्किंग ऑफ स्टाइल एक क्रूर राजा की है, जो कभी किसी की नहीं सुनता, कम से कम जनता की तो बिल्कुल नहीं सुनता। तो सवाल ही नहीं उठता, जिस देश में 13 महीने तक किसान सड़कों पर, आप किसान का मतलब 70% जीडीपी के होल्डर, देश को चलाने वाले, किसान से ही जवान निकलते हैं। तो जय जवान और जय किसान दोनों एक हैं। और किसानों को 13 महीने तक जिस आदमी ने सड़कों पर बिठा के रखा और अंत में धोखा दे करके भेज दिया और आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, वो आदमी कॉकरोचों की बात सुनेगा, यानी जेनजी की बात सुनेगा, यानी युवाओं की बात सुनेगा, सवाल ही नहीं उठता। उनकी बात मानेगा, हो ही नहीं सकता। इस्तीफे की तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी ने यह तय कर रखा है, मैंने कहा एक क्रूर राजा, नरेंद्र मोदी ने यह तय कर रखा है कि जो वो करेंगे वही सही है। और इसलिए उनके कामों पर जो उंगली उठाएगा, सवाल करेगा, वो या तो जेल जाएगा या सड़कों पर बैठकर इसी तरह धरना प्रदर्शन करेगा। नरेंद्र मोदी का वर्किंग ऑफ स्टाइल यही है। नरेंद्र मोदी एक सरकार नहीं चलाते, नरेंद्र मोदी एक गिरोह चलाते हैं, एक माफिया गैंग समझ लीजिए चलाते हैं। भारत में अगर आप सोच रहे होंगे कि सरकार चल रही है, सरकार लोगों की होती है, सरकार लोगों के लिए होती है, सरकार लोगों के लिए कुछ भी करती है जो लोग चाहें। यहां सरकार एक गिरोह की तरह काम करती है, उसके अपने आसपास के लोगों के लिए वो लड़ती है, करती है, उनका समर्थन करती है और उनको बचाती है। एक गिरोह के सरगना की तरह नरेंद्र मोदी का आज व्यवहार है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच मार रहे हैं कि कभी हो ही नहीं सकता, यह मैं पहले दिन ही कह दिया था। आज भी वही बात सच है, आगे भी वही बात सच रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का, तो वो अपने तरीके से इस्तीफा नहीं लेंगे, इधर उधर अदलाव बदलाव करेंगे। इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय कांड में नाम आने के बाद, जिसको सुनने के बाद कोई उनके मुंह पे थूकेगा नहीं, उस पंजाबी भाई को बचा लिया इन्होंने। उनसे इस्तीफा अगर नहीं लिया तो धर्मेंद्र प्रधान या किसी से, और जब से यह सरकार में आए हैं तब से किसी का इस्तीफा लिया है अपने तरीके से। अगर उनके हित में कोई काम नहीं किया है तो उसको साइड लाइन किया है। अगली बार उनको चांस नहीं दिया, उनको नेपथ्य में भेज दिया, उनको या फिर उनको कब्र में दफनवा दिया, या तो फिर उनको श्मशान भेज दिया। लेकिन अपने वर्किंग स्टाइल में, अपनी सरकार चलाने की विधि में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी नैतिकता, मानवीय मूल्य या आम आदमी के प्रति सोच, इन सबसे परे है नरेंद्र मोदी। उसी तरह से सरकार चला रहे हैं। मेरे दोस्त, अब आते हैं राम मंदिर पे। बात आज राम मंदिर की, शुरुआत में मैंने यही कहा था। राम मंदिर का मामला जिस दिन अखिलेश यादव ने प्रकाश में लाया था और बवाल मचना शुरू हुआ था, तभी मैंने वीडियो बनाकर यह बता दिया था कि कुछ नहीं होगा
अंत तक कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जितने लोग अभी जेल में हैं वो सबके सब विधायक बन के निकलेंगे, सांसद बन के निकलेंगे, मंत्री बन के निकलेंगे और मंत्री बनाए जाएंगे। आप देख लेना मेरे दोस्त, देश के दूसरी पार्टियों से, अपनी पार्टी से चुन चुनकर जितने अपराधी हैं, जितने चोर हैं, जितने व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपनी पार्टी में लाया और अपनी पार्टी में और बाहर से ला करके भी चुने हुए चोरों को उन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, न जाने किन किन पदों पर बिठाया और बिठा के रखा है। यह नरेंद्र मोदी की स्टाइल है। नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाएगा, जी हुजूरी करेगा, उनको चोरी करने देगा, उनको लूट मचाने देगा, उनके लूट पर सवाल नहीं करेगा, उनके सारे पापों पर आंख बंद करके रखेगा, वही मुख्यमंत्री बना रहेगा, वही मंत्री बना रहेगा, वही चाहे जिस भी पद पर हो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। अब इसमें गुजरात लॉबी समझ सकते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, ये चारों मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप सोच रहे हैं वो तो दोनों व्यापारी हैं, नहीं, वो दोनों का उतना ही राजनीति में दखल है जितना इन दोनों का उनके बिजनेस में भागीदारी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अडानी और अंबानी के पार्टनर हैं और अडानी और अंबानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार में डिसीजन मेकर हैं। अब इसको कहने की कोई बात नहीं रह गई, बताने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। जो हो रहा है आपके सामने है। पूरा देश अडानी के हाथों में बेच दिया, अंबानी के हाथों में बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद भी कुछ कहने के लिए किसी के पास है तो मैं नहीं जानता। अब आते हैं मेरे दोस्त, दूसरा जो पैटर्न जिसको दूसरा सरगना बनाया है, नरेंद्र मोदी सरकार के सरगना है और मोहन भागवत आरएसएस के सरगना है। यानी हिंदू धर्म, सनातन या इस तरह के जितने भी छद्म नाम से तथाकथित रूप से हिंदू हितैषी या हिंदू के नाम से या सनातन के नाम से जितने भी संगठन चलते हैं, उनके सरगना मोहन भागवत हैं। और यही असली बात है जो अब बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त। बहुत सीधी सी बात है, दोनों ने तय कर रखा है मोहन भागवत को पूरी छूट सांप्रदायिक मामलों में, जहां भी जिस तरह से भी देश में सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वो लूट सकते हैं, लूटें, उनको पूरी छूट है। जहां चाहे अपनी आदमी बिठाएं और अपने आदमी बिठाकर जिस तरह से चाहें लूट करें, उनको पूरी छूट है। और इधर नरेंद्र मोदी को एक सरगना की तरह पूरी तरह से सरकार चलाते हुए ईडी, सीबीआई और सिस्टम का इस्तेमाल करके लूट करने की पूरी छूट है। अब मोहन भागवत को पूरी छूट नरेंद्र मोदी ने दे रखी है। नरेंद्र मोदी के पास पूरी सत्ता है, कल चाहे तो पूरे आरएसएस पर बैन लगा सकते हैं। कर्म तो आरएसएस ने यही किया है। अपने कारिंदों को, अपने जो भी गिरोह के सदस्यों को, गोपाल राव, चंपत और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को लगा करके राम मंदिर को लूटा। इस तरह से हर जगह जहां भी धार्मिक संस्थाएं हैं या आरएसएस जहां भी संस्थाएं चला रहा है, वो इसी तरह से हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे लूट रहा है। आपको दिख रहा होगा कि वो तो सीधे कोई दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन आपको पता होगा कि जितना माल लूटा गया राम मंदिर से, कई हजार करोड़, वो सबका सब संगठित रूप से आरएसएस के पास ही गया दक्षिणा के रूप में, जो वो कहते हैं। हम कहते हैं ये तो भागीदारी के रूप में गया। मेरे दोस्त, तो दोनों में डील ये है, नरेंद्र मोदी ने इन 12 सालों में भारत को 1947 से पीछे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। आजादी से पहले के हालात में भारत को ले जाकर के खड़ा कर दिया है। अगर कहा जाए तो सरकार के पास आज कुछ भी नहीं है। कोल नहीं है, एयर इंडिया नहीं है, पोर्ट नहीं है, कुछ सरकार के पास कोई इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं है। सब कुछ अब अडानी के पास चला गया है। तो कहने का मतलब, भारत अगर सरकार को देखा जाए तो भारत 1947 से पीछे चला गया है। शिक्षा की कैसी व्यवस्था चल रही है, कॉकरोच सड़क पर बैठे हैं, इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, किसानों के हालात, देश की जीडीपी, रुपए का अवमूल्यन, रुपए की गिरावट,
सब कुछ एक सामान्य हो गया है, जैसे ये कोई अपकर्म नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, अभी आपने देखा होगा पेट्रोल में इथेनॉल E20 20% इथेनॉल मिलाएंगे। बहुत पहले मेरे दोस्त, तकरीबन एक 20-25 साल पहले, 20 साल पहले मैं लायंस क्लब से जुड़ा था। उस समय डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था। उस पीरियड में मैंने कुछ लोग जो जुड़े हुए थे लायंस में, उनमें से कुछ लोगों का नाम इस तरह से लिया जाता था जैसे वो बहुत बड़े स्मगलर हों, और उनके बारे में चर्चा होती थी। उनका परिचय स्मगलर के रूप में लोग आपस में किया करते थे, लेकिन वो स्मगलिंग क्या करते थे? वो यही इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया करते थे, और बहुत कम मात्रा में, और इथेनॉल बनाने का काम करते रहे होंगे, या मतलब इस बिजनेस से जुड़े थे। उन्हें स्मगलर कहा जा रहा था। आज हमारी सरकार इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर देश को बर्बाद कर देना चाहती है, देश के सिस्टम को रोक देना चाहती है, बैलगाड़ी वाले काल में सबको ले जाना चाहती है। लेकिन सब कुछ सामान्य है, साधारण है, कहीं कोई बवाल नहीं है। अब मूल बात मेरे दोस्त, राम मंदिर में चोरी हुई। राम मंदिर में चोरी या डकैती जो भी हुई, कई हजार करोड़ की हुई, और ऐसा सब जगह हो रहा है। इसमें सारे के सारे आरएसएस के लोग लगे हुए थे। लूट राम मंदिर के बनने से पहले, या राम मंदिर के नाम पर जब ये राजनीति की शुरुआत किए थे, लोगों से चंदा ले रहे थे, तब से लेकर इन पर आरोप लगता रहा है, और अब तो खुलकर डकैती में ये सामने आ गए हैं और पकड़े भी गए हैं उनके लोग। लेकिन मैंने जिस दिन ये बात सामने आई थी, उसी दिन कहा किसी को कुछ नहीं होगा, सबको बचा लिया जाएगा, और बचा लिया गया। कोई एसआईटी का कोई मतलब ही नहीं है, पुलिस, ईडी, सीबीआई का कोई मतलब ही नहीं है। जहां इनसे कोई रिलेटेड मामला हो, इनकी चोरी हो, इनकी डकैती हो, यही विपक्ष का मामला होता। नरेंद्र मोदी उड़ीसा में मंदिर का मामला उठाए थे, और उन्होंने वहां के आईएएस अफसर पर आरोप लगाया था कि वो चाबी लेके, वो तमिलनाडु के हैं, चाबी तमिलनाडु लेके चले गए। आज ये मंदिर ही पूरा लूट लिए, और उड़ीसा में इसी नाम पर वोट मांगे थे, गलत बता करके। आज वही मोदी मौन है। अब समझने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी मंदिर मामले पर या आरएसएस की डकैती मामले पर, और यह डकैती सिर्फ यही नहीं है, दोनों की मिली भगत मैं पहले ही बता चुका हूं। हर प्रदेश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक आरएसएस का नुमाइंदा लूट यानी अंडर कवर मुख्यमंत्री होता है, और सारा काम वही करता है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, किसी भी सरकार के, किसी भी कहीं के सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री या किसी से जाके मिल लीजिए, वो एक यक्स नाम बताएगा, जो जिसके पास जब जाएंगे तब आपका काम होगा। वो खुद भी कह देगा हमसे कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए यक्स के पास, यानी आरएसएस का कोई नुमाइंदा, एजेंट, अंडर कवर एजेंट, वसूली एजेंट, और उसके पास जब जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बंटवारे का सिस्टम यह है, इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दो, इतना जिस किसी भी संगठन को आरएसएस बोलेगा इसमें डाल दो, और इतना कैश दे दो। यह डील होती है पूरे देश में, और इसी तरह से लूट मचा रखा है आरएसएस ने। इधर नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी के जरिए पूरे देश को कैप्चर करके, लूट करके अडानी को दे दिया। लोगों को डरा धमका करके उनका बिजनेस छीन करके दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, रोड दे दिया, रेल दे दिया, सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। यह सब कुछ, मैंने कहा, इन दोनों के बीच डील है। ना तो नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, मैंने कहा, पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होगा इस मुद्दे में, और कुछ नहीं हुआ, सबको बचा लिया गया। मैंने कहा कि जो जेल में है उनको भी मंत्री बना दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, आप चिंता मत कीजिए। तो कुछ नहीं होगा और नहीं हुआ, दोनों में डील ही यही है। नरेंद्र मोदी आंख और मुंह बंद करके रखेंगे, हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर जहां भी लूट होगी, कोई मुंह नहीं खोलेंगे नरेंद्र मोदी, और मोहन भागवत मुंह नहीं खोलेंगे। सरकार अगर कहीं लूट, अन्याय कर रही है, दमन कर रही है, तो कहीं नहीं मुंह नहीं खोलेंगे। मतलब दोनों ने आपस में देश को बांट लिया है लूटने के लिए, अपना शेयर अलग कर लिया है। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा काला धन बैकग्राउंड तरीके से हिस्सेदारी लेकर के विदेशों में वहीं का वहीं नाम ट्रांसफर करके अपने लोगों, अडानी जैसे लोगों के नाम से जमा करवा दिया, ये लूट। लेकिन आरएसएस कुछ नहीं बोला। देश में जितना भी काला धन था कैश के रूप में,
2000 का नोट छाप करके सारा कैश रिकवर किया और जितना भी ब्लैक मनी था वो नरेंद्र मोदी ने हवाले के जरिए विदेश भेज करके अडानी के खाते में ट्रांसफर करवा लिया, अडानी को दे दिया या अपने तरीके से उसका यूटिलाइज किया। काला धन ला करके लोगों का दिन बदलने की बात करके लोगों को 15-20 लाख क्यों मिलने की बात करके वोट लिया था, क्योंकि लेकिन वही काला धन उन्होंने अंडरग्राउंड करके वहीं का वहीं हिस्सेदारी ले ली। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी एक क्रूर शासक हैं जो देश को लूटने आए हैं और लूट रहे हैं। अब इस पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। दोनों के बीच उनका माई बाप संगठन, वैसे तो नरेंद्र मोदी का बाप ईरान है और मतलब फादर संगठन ईरान है, माफ कीजिएगा, फादर संगठन इजराइल है और मदर संगठन अमेरिका है। वहीं से वो पैदा हुए हैं, वहीं से उनका प्रादुर्भाव हुआ है राजनीति में, वहीं से वो भेजे गए हैं भारत को लूटने के लिए, वहीं से वो भेजे गए हैं भारत को अमेरिका के कदमों में डालने के लिए, बिछाने के लिए, अमेरिका की गुलामी स्वीकार करवाने के लिए। सो वो कर रहे हैं, अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। यहां दोनों में डील है, वो मैं बता ही दिया मेरे दोस्त। धार्मिक रूप से जिस तरह से भी लूट सकते हैं, आरएसएस लूटेगा, नरेंद्र मोदी कोई सवाल नहीं करेंगे और नहीं किया। चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी यहां राजनीतिक रूप से जितनी लूट कर रहे हैं, जितने राजनीतिक रूप से लोगों को सेटल कर रहे हैं, जितनी पार्टियां तोड़ रहे हैं, जितने सांसद खरीद रहे हैं, इन पर मोहन भागवत चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब अगर इस तरह की गिरोहबाजों को अगर आपने सत्ता दे दी, अगर आपने अपना धर्म दे दिया, धर्म का ठेकेदार बना दिया, तो इसका दोषी कौन है? हम और आप, और उसे हम लोग भुगत भी रहे हैं। मेरे दोस्त, राम मंदिर की चोरी में कैशियर गोविंदगिरी कहते हैं, वो कैशियर ही नहीं है। उनके पूरा लेटर का मतलब यही होता है। चढ़ावा चोरी और किसी भी मामले में वो बोलते हैं हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे दोस्त, अब अगर ये कहा जाए कि हिंदुत्व और सनातन खतरे में है, तो कोई बड़ी बात नहीं। सचमुच हिंदू खतरे में है, सनातन भी खतरे में है, और वो खतरा आरएसएस से है, इनकी लूट से है। पूरा भारत अगर खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश की एकता अखंडता खतरे में है, देश का प्रभुत्व खतरे में है, देश का अस्तित्व खतरे में है, तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, गुजरात लॉबी है, इनका गिरोह है। खतरे में तो देश भी है और खतरे में भी सनातन भी है। इस खतरे से बचने दोनों एक दूसरे को पर कोई कुछ नहीं करेंगे। हम और आप सड़कों पर उतरकर चिल्ला करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आगे किस तरह से इस देश को बचाया जा सकेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप सोचिए और किस तरह से यह देश बचाया जा सकता है। मोहन भागवत ने सवाल पूछने पर राम मंदिर पर राम राम कह करके भाग गए। वहां के एक महंत हैं नित्य गोपाल दास, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, वो कहते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। मेरे दोस्त, नृपेंद्र मिश्रा, जिसके बारे में आलोक कुमार शायद, वो उन्होंने तो सवाल उठाया था कि विपक्ष को ही ला करके कटघरे में खड़ा करके पूछो, वही बताएंगे चंदा चोरी कहां गया। चोरी किया आरएसएस ने, मोदी ने, इनके गिरोहों ने, और पूछने के लिए बोल रहे हैं विपक्ष से पूछो। प्रकाश शर्मा करके 1 किलो सोने के रामायण की बात का जो उद्घाटन करते हैं, वो कहते हैं कि वहां नृपेंद्र मिश्र जो कार सेवकों पर गोली चलवाया था, उसे सर्वे सर्वा बनाया गया है। यानी दोनों आरएसएस गिरोह और सरकार मोदी गिरोह में आपस में तनातनी भी चल रही है, एक दूसरे पर छीटाकसी भी चल रही है, लेकिन एक दूसरे की मजबूरी है एक दूसरे को बचाने के लिए, और देश जाए भाड़ में। यह बात इन दोनों ने तय कर रखा। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इनमें राष्ट्रवाद का रत्ती मात्र भी नहीं है, राष्ट्रवाद रत्ती मात्र भी नहीं है। अब अगर देश को बचाना है, अब अगर सनातन को बचाना है, अब अगर, तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। पहले इन दोनों गिरोहों से देश को बचाना पड़ेगा, तभी आपका सनातन बचा रहेगा, तभी आपका हिंदुत्व बचा रहेगा, तभी आपका धर्म बचा रहेगा, तभी आपका देश बचा रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। यह आप पर है, आपके ऊपर है, आप तय कर लो, और आप जो समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।